अब तक हमने पढ़ी है डोज की मेजरमेंट, अब्जॉर्ब डोज की मेजरमेंट। अब हमने रेडिएशन प्रोटेक्शन पढ़नी है कि डोज तो आप दे रहे हैं, रेडिएशन दे रहे हैं पेशेंट को, लेकिन उसको प्रोटेक्ट कैसे करना कि हमने ये ना हो कि जो हमने कैंसर वाली सेल को खत्म करने के साथ साथ उसको ट्रीट करने के साथ साथ हम जो हेल्दी सेल्स हैं उस ह्यूमन बॉडी के वो भी डिस्ट्रॉय ना हो। बाकी बॉडी को कैसे प्रोटेक्ट करना रेडिएशन से उसके मेथड देखेंगे। अब ये जो रेडिएशन स्टैंडर्ड्स हैं, सबसे पहले आप रेडिएशन कैसी देनी है, कितनी पावर की देनी है, या रेडिएशन कितनी प्रोड्यूस करनी है, इसके इंटरनेशनली सेट स्टैंडर्ड्स हैं। हर कंट्री को, हर स्टेट को स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ता है, उन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। अपनी मर्जी से नहीं आप कर सकते कि जितना मर्जी ज्यादा न्यूक्लियर मटेरियल बना लें। जैसे अभी आपने देखा होगा ईरान पे पाबंदियां लगी थी कि वो एटॉमिक बॉम्ब नहीं बना सकता। नहीं तो कौन को ऐसे कोई रोक सकता है? उनकी मर्जी, वो जो मर्जी करें। क्या एटॉमिक बॉम्ब बनाने के लिए आपको प्योरिटी इनरिचमेंट चाहिए, 90% चाहिए, लेकिन उनको उतनी इजाजत नहीं है। उनको सिर्फ 3% थोड़ी की इजाजत है जितनी आप एनर्जी बनाने के लिए यूज कर सकें। तब थोड़ी देर पहले ईरान ने कहा था कि उन्होंने 30% तक प्योरिटी ले आई। तो ये स्टैंडर्ड्स किसने सेट किए हैं कि आप कितनी कर सकते हो, कितनी नहीं कर सकते, उसकी इजाजत कौन देता है? ये इंटरनेशनल रेडिएशन है, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन है, वो आपको परमिशन देती है। अगर उनकी परमिशन के बगैर आप ये काम नहीं कर सकते। इस तरह ये रेडिएशन के भी स्टैंडर्ड सेट करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ये अमेरिका में एक है इंटरनेशनल कमीशन ऑन रेडियोलॉजिकल प्रोटेक्शन। ये रिसर्च पब्लिश करती हैं, उसके रिसर्च के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं कौन सी रेडिएशन की कितनी लिमिट, कौन कितनी लिमिट रखेगा। उसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स में एक और है, नेशनल काउंसिल ऑन रेडिएशन प्रोटेक्शन एंड मेजरमेंट्स, हैज फंक्शन एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी थ्रू इट्स सेपरेट पब्लिकेशंस। एक आईसीआरपी है, ये भी पब्लिकेशंस करते हैं, स्टैंडर्ड सेट करते हैं। और एनसीआरपी इनकी सेपरेट इंडिपेंडेंट पब्लिकेशंस होती हैं। One of the agencies with regulatory powers in this country is Nuclear Regulatory Commission. ये रेगुलेटरी की नजर रखते हैं कि कौन सा, जहाँ जहाँ रेडिएशन यूज हो रही है उनका लेवल क्या है, स्टैंडर्ड क्या है, उन सब चीज़ों को रेगुलेट करते हैं। Which has control over the use of all reactor produced materials, मतलब कोबाल्ट और रेडियम। रिएक्टर बेस्ड प्रोड्यूस्ड मतलब न्यूक्लियर रिएक्टर में जो रेडिएशन प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके पे कंट्रोल हमारे पास न्यूक्लियर रेगुलेटरी कमीशन करता है। द नेचुरली अकरिंग रेडिएक्टिव मटेरियल्स, रेडियम एंड रेडॉन फॉर एग्जांपल, एंड एक्सरे मशीन्स आर रेगुलेटेड बाय इंडिविजुअल स्टेट्स। अब जो ऊपर ये वाले जो न्यूक्लियर रिएक्टर के थ्रू रेडिएशन प्रोड्यूस होती हैं, इसका नेशनल लेवल पे कंट्रोल होता है पूरी कंट्री का। लेकिन जो नेचुरली अकरिंग रेडिएशन है, कुछ रेडिएशन ऐसे भी है ना, उनको आप कुछ खुद नहीं बनाते, वो खुद ब खुद नेचर में प्रेजेंट है, रेडिएशन एमिट होती है उनसे। तो उनको सेपरेटली हर स्टेट अलग अलग कंट्रोल करती है, उसका वो कंट्री लेवल पे कंट्रोल नहीं है। हर स्टेट उसका अपना रेगुलेशन है उनकी, क्यों अलग अलग कंट्रोल करती है अपने हिसाब से। अब है हमारे पास डोज इक्विवेलेंट। डोज इक्विवेलेंट क्या होती है? बिकॉज द बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन डिपेंड not only on dose but also on the type of radiation. The dosimetric quantity relevant to radiation protection is the dose equivalent. अब यहाँ पर उन्होंने कहा जो रेडिएशन के बायोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं, मतलब उस रेडिएशन के बाद अगर उस बंदे का, उस ऑर्गन का थोड़ा सा डीएनए चेंज हो जाए या कोई हेल्दी सेल इफेक्ट हो जाए, इस तरह के जो चेंजेस हैं वो सिर्फ रेडिएशन पे डिपेंड नहीं कर रहे कि आप जो अगर उसको रेडिएशन दे रहे हो तो उस पर एक जैसे इफेक्ट आ जाएंगे, बल्कि वो इस चीज पर भी डिपेंड कर रहे हैं कि आपकी रेडिएशन की टाइप क्या है। कि जरूरी नहीं सारे रेडिएशन का इफेक्ट एक जैसा होगा। डिफरेंट टाइप की रेडिएशन डिफरेंट टाइप के बायोलॉजिकल इफेक्ट्स करेंगे। तो जोन सी आपकी जो डोजिमेट्रिक क्वांटिटी आपकी रेडिएशन प्रोटेक्शन से रिलेटेड होगी, मेजर करने के लिए प्रोटेक्शन, वो डोज इक्विवेलेंट कहलाती है। मतलब अब डिफरेंट टाइप है रेडिएशन की, उस टाइप की रेडिएशन के डोजिमेट्रीज की रेडिएशन प्रोटेक्शन मेजर करने के लिए कि उस रेडिएशन के प्रोटेक्शन मेजर्स क्या होंगे,
क्योंकि उसका इफेक्ट डिफरेंट है। उसको मेजर करने के लिए जो क्वांटिटी यूज करेंगे वो हमारे पास डोज इक्विवेलेंट होगी। उसको डिफाइन करते हैं एच, इसको एच से शो करते हैं और इसको डिफाइन करते हैं एच इज इक्वल टू डी डॉट क्यू। डी है हमारे पास अब्सॉर्ब डोज एंड क्यू इज द क्वालिटी फैक्टर फॉर द रेडिएशन। क्वालिटी फैक्टर जोन से भी अब रेडिएशन यूज करेंगे उसका जो क्वालिटी फैक्टर होगा वो क्यू होगा। The SI unit for both dose and dose equivalent is joule per kilogram। डोज का यूनिट दोनों का सेम है, चाहे डोज हो या उसका इक्विवेलेंट हो, लेकिन अब सबको जॉल पर किलोग्राम तो नहीं कह सकते। अगर एक जगह दोनों चीजें आ जाएंगी, उनको सेपरेट करना है, उनको सेपरेट शो करने के लिए हमारे पास इक्विवेलेंट के लिए, डोज इक्विवेलेंट के लिए जो हम ऐसा यूनिट का नाम यूज करते हैं वो करते हैं साइवर्ट। जब दोनों एक ही है इसलिए 1 साइवर्ट इज इक्वल टू 1 जॉल पर किलोग्राम। If dose is expressed in units of rad, rad कौन सा यूनिट था? अगर आपको याद हो, ये हमारे पास absorbed डोज का यूनिट था। The special unit for dose equivalent is called rem। अब अगर इन यूनिट्स में अगर आप एक्सप्रेस कर रहे हो अपने इक्विवेलेंट को, रेडिएशन इक्विवेलेंट को, तो उसको आप रैम कहेंगे। उसको भी सेम रेड नहीं कहेंगे, उसके लिए जो नाम यूज करेंगे यूनिट पर डोज इक्विवेलेंट करेंगे रैम। एच रैम इज इक्वल टू absorbed dose rad dot q, because q is a factor and has no unit. 1 rem is equal to 10 raised by minus 2 joule per kg. The use of quality factor in radiation protection is analogous to the use of relative biological effectiveness in radiobiology. अब इन्होंने कंपैरिजन किया कि रेडियो बायोलॉजी में जब हम बायोलॉजिकल इफेक्ट्स के लिए रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस यूज करते हैं ना, इफेक्टिवनेस मेजर करने के लिए कितने बायोलॉजिकल इफेक्ट्स आए हैं, कैसे कैसे आए हैं, सेम काम वही मकसद है क्वालिटी फैक्टर यूज करने का रिलेटिव प्रोटेक्शन में। रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस आपको बताएगी कि उस रेडिएशन पर बायोलॉजिकल इफेक्ट्स कितने हों, तो वहीं यहीं पे क्वालिटी फैक्टर आपको बताएगा कि रेडिएशन प्रोटेक्शन को मेजर करने की उसकी मेजरमेंट बताएगा। तो काम दोनों का एक है, इसलिए उनको कंपेयर कर रहे हैं कि रेडियो बायोलॉजी में जो काम रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस करेगी, रेडिएशन प्रोटेक्शन में वही काम क्वालिटी फैक्टर करेगी। However, the quality factor is a somewhat arbitrarily chosen conservative value based on range of RBEs related to the linear energy transfer of the radiation। अब ये कह रहे हैं कि इसको मेजर करने का कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि आप इसको एक स्केल पे रख के मेजर करिए। आर्बिट्ररी चूज वैल्यूज होती हैं, बेस किस पे कर रही होती हैं, ये बेस करती हैं रेंज पे, रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस की पे बेस्ड कर रही हो कि रेंज पे बेस कर रही है, मतलब जो उसके लिए रेंजेस सेट हैं उसकी रेंजेस पे इस पे बेस करती है। आप क्वालिटी फैक्टर की भी वैल्यू चूज कर लेते हैं और वो किससे रिलेटेड होती है, लीनियर एनर्जी ट्रांसफर ऑफ द रेडिएशन। जो रेडिएशन ट्रांसफर हो रहा है उस पे बेस्ड कर रही है आपकी रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस की रेंज। तो इसलिए जो क्वालिटी फैक्टर है उसकी कोई रेंज नहीं है, इसलिए उसकी जो वैल्यू हम अज्यूम करते हैं या पिक करते हैं वो इसकी रेंज से रिलेट करती पिक करती है। Thus the quality factor encompasses RPC। RPC है आपका relative biological effectiveness in a very broad sense, independent of the organ or tissue or the biological endpoint under consideration। इसलिए कह रहे हैं जो क्वालिटी फैक्टर है वो जो आरबीसी को कंपास कर रहा है बड़ी काफी ब्रॉड सेंस है। मतलब ब्रॉड सेंस का मतलब कि वो ऑर्गन टू ऑर्गन चेंज नहीं हो रहा, वो जो हर ऑर्गन पे उसका एक जैसा इफेक्ट करेगा। वो ये नहीं कहेगा कि क्योंकि ऑर्गन जो है जैसे आपका लिवर होगा, आपकी किडनी होगी, इन पर रेडिएशन का इफेक्ट डिफरेंट होगा एब्जॉर्ब डोज का। ये सब एक जैसा, सारे टिश्यूज एक जैसा इफेक्ट नहीं लेंगे, इन सब का इफेक्ट डिफरेंट होगा, लेकिन जो क्वालिटी फैक्टर है वो डिफरेंस नहीं करता, इसलिए ये ब्रॉड सेंस में इंडिपेंडेंट है ऑर्गन और टिश्यूज के या बायोलॉजिकल इफेक्ट्स के। Although the dose equivalent for particular situation can be calculated, अब यहाँ पर ये एक्सेप्शनल केस आ रहा है कि कुछ
पर्टिकुलर सिचुएशन में हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, वो कौन सी है? इट इज कन्वीनियंट फॉर क्विक एंड रफ कैलकुलेशंस टू हैव अ टेबल ऑफ प्रैक्टिकल क्वालिटी फैक्टर्स अवेलेबल। अब आप पूरी बॉडी को एक साथ तो नहीं कैलकुलेट कर सकती, या पूरी बॉडी को एक साथ जेन में नहीं रख सकती कि इसका क्वालिटी फैक्टर क्या होगा, इस टिश्यू का क्वालिटी फैक्टर क्या होगा, इतने टिश्यूज हैं, इतने ऑर्गन्स हैं। बट लेकिन अगर आपने मेनली जिन ऑर्गन्स ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, आप उनका क्वालिटी फैक्टर को जहन में रख के उसको मेजरमेंट रख के एक टेबल बना लें, तो फिर नेक्स्ट जब आपने उसको स्टडी करना, आप उस टेबल को सामने रख के उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। Table 16.1 gives these approximate factors for variety of radiations used in radiotherapy. वे रेडिएशन के क्वालिटी फैक्टर दिए हुए हैं, एक्सरेज, गामा रेज और इलेक्ट्रॉन्स। इनका क्वालिटी फैक्टर 1 है हमारे पास। थर्मल न्यूट्रॉन्स का क्वालिटी फैक्टर 5 है। न्यूट्रॉन्स और हैवी पार्टिकल्स का क्वालिटी फैक्टर हमारे पास 20 है। अब सेकेंड वैल्यू जो हमारे पास है वो है इफेक्टिव डोज इक्विवेलेंट। होल बॉडी एक्सपोजर्स आर रेयरली यूनिफॉर्म। अब हो क्या कह रहे हैं, जो पूरी बॉडी को अगर एक्सपोजर दिया फिर रेडिएशन का, वो रेयर चांसेस है कि यूनिफॉर्म होगा। वो क्यों? क्योंकि ऊपर आपको मैंने वजह बताई है, जो हर ऑर्गन और हर टिश्यू का जो रेडिएशन अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है वो डिफरेंट होता है। वो सब एक जैसा इफेक्ट नहीं लेते रेडिएशन का, इसलिए होल बॉडी एक्सपोजर यूनिफॉर्म नहीं होगा। फॉर अ गिवन एक्सपोजर रिसीव्ड इंटरनली और एक्सटर्नली, dose equivalents for various tissues may differ markedly। मतलब कि जो डोज इक्विवेलेंट्स हैं, जो डोज ने लेनी है टिश्यू ने या ऑर्गन ने, वो डिफर कर सकते हैं। ऑल्सो टिश्यूज वेरी इन सेंसिटिविटी टू रेडिएशन इंड्यूस्ड इफेक्ट। अब ये भी वही बात है कि जो टिश्यूज हैं, रेडिएशन इंड्यूस्ड इफेक्ट्स जो होते हैं उसे वेरी करते हैं, सब एक जैसे नहीं होते। टू टेक इनटू अकाउंट दीज नॉन यूनिफॉर्म इरिटेशन सिचुएशंस, the concept of effective dose equivalent has been adopted by ICRP, ये जो शुरू में आपको ऑर्गेनाइजेशंस बताई हैं मैंने, रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन रेडिएशन की, has been adopted dose effective dose equivalent। ये एक टर्म उन्होंने अडॉप्ट की इस चीज़ को ज़हन में रखते हुए कि हर टिश्यू की और ऑर्गन की जो डोज इक्विवेलेंस है वो डिफरेंट है, हम सबको एक ही तकड़ी में नहीं तोड़ सकते, इसे हर ऑर्गन के लिए डिफरेंट इफेक्टिव डोज इक्विवेलेंट को ज़हन में रखेंगे। The effective dose equivalent HE is defined as the sum of the weighted dose equivalents for irritated tissues or organs। जितने भी टिश्यूज या ऑर्गन्स को आपने रेडिएशन दी है, उनका जो इफेक्टिव डोज इक्विवेलेंट होगी, उनकी जो डोज इक्विवेलेंट होगी सॉरी, उसका वेट और उनका सम। मतलब जितने भी आपने एक साथ अगर एक से ज्यादा ऑर्गन्स को रेडिएशन दी है, तो उनका जो डोज इक्विवेलेंट है उनका सम, उनका सम को क्या होगा हमारे पास, इफेक्टिव डोज इक्विवेलेंट। मैथमेटिकली HE is equal to summation WT into HT, where W2 is the weighted factor of tissue T, weighting factor of tissue T, and HT is the mean dose equivalent received by the tissue T। मतलब कि WT हमें बता रहा है कि वो जो टिश्यू आप जो आपके स्टडी अंडर स्टडी है वो कितनी रेडिएशन ले सकता है, और HT है हमें बता रहा है मीन डोज इक्विवेलेंट, कितनी डोज इक्विवेलेंट उस टिश्यू ने रिसीव की। इन दोनों का मल्टीपल जो समीशन हमारे पास इफेक्टिव डोज इक्विवेलेंट। The weighting factor represent the proportionate risk of tissue when the body is irritated uniformly। अब जो वेटिव फैक्टर का काम क्या है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है या इससे हमें क्या पता चलता है, ये हमें बताता है प्रोपोर्शनेट रिस्क ऑफ टिश्यू। अब जब आपने रेडिएशन दी है किसी टिश्यू को, अब ये कह ही नहीं सकते कि वो 100% सेफ रहेगा, कोई ना कोई डैमेज का डर रहता है, कोई ना कोई रिस्क होता है कि इसको क्या क्या इफेक्ट हो सकता है। तो वेटिंग फैक्टर हमें क्या बताता है कि आपको जो रिस्क हो सकता है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये नहीं होगा कि आप रैंडमली रेडिएशन दी कि आपको पता ही ना चले कि कितना टिश्यू डैमेज हो सकता है कितना नहीं हो सकता।
आप इससे कैलकुलेट कर सकते हो, इससे हिसाब लगा सकते हो कि इस रेडिएशन से इतना का इफेक्ट हो सकता है, तो आप उतना ही रेडिएशन को कंट्रोल कर लो। कि आप रिस्क को कंट्रोल कर सकते हो कि रिस्क इस लिमिट तक रहे, इससे ज्यादा रिस्क ना हो उस टिश्यू को। तो वेटिंग फैक्टर आपको उस चीज को कंट्रोल करने में हेल्प देता है। दे आर derived फ्रॉम रिस्क कोफिशिएंट्स, दैट इज रिस्क पर यूनिट डोज इक्विवेलेंट। तो मतलब एक यूनिट डोज में कितना रिस्क टिश्यू को हो सकता है, उससे ड्राइव किया है इन्होंने। The table 16.2 gives the weighting factors and corresponding risk coefficients of various types of tissues and organs. आगे वो टेबल आएगा, उसमें उन्होंने बताया हुआ इसका वेटिंग फैक्टर और उस फैक्टर से कॉरेस्पॉन्डिंग कितना रिस्क हो सकता है ऑर्गन्स को उनकी। आगे है हमारे पास रिस्क एस्टिमेट। अब रिस्क एस्टिमेट लगता कैसे है कि किसी ऑर्गन को या टिश्यू को कितना रिस्क हो सकता है। टेबल आपका 16.2 है। यहाँ पर टिश्यूज बताए हुए हैं, जैसे लंग्स है। यहाँ पर अगर आप रेडिएशन दे रहे हैं तो इसका रिस्क कोफिशिएंट होगा हमारे पास 20 × 10⁻⁴ साइबर्ट पर साइबर्ट। अगर उसको रैम में देखेंगे वो होगा 20 × 10⁻⁶ पर रैम। और उनका वेटेड फैक्टर आपका होगा 0.12। अब ये लंग्स के लिए वेटेड फैक्टर ये है। अगर आप उसको रेडिएशन दे रहे हैं, उससे जो रिस्क कोफिशिएंट है कि उसको रेडिएशन से इफेक्ट होने का रिस्क क्या है, वो ये भी उन्होंने स्टैंडर्ड टेबल बना लिया। उसके बाद पर अगर ब्रेस्ट कैंसर है तो उसको अगर आप उसके लिए रेडिएशन दे रहे हैं तो उसके लिए रिस्क कोफिशिएंट ये होगा और उसका वेटेड फैक्टर 0.15 होगा। उसके बाद थायराइड है, अगर थायराइड के लिए ये होगा रिस्क कोफिशिएंट, उसका वेटेड फैक्टर, मतलब उसकी कैपेसिटी रेडिएशन की इतनी है और उस रेडिएशन की कैपेसिटी से उसको जब आप रेडिएशन देंगे उसका डैमेज होने का चांसेस या रिस्क इतना। बाकी उसके बाद रिमाइंडर, उसके बाद जितने ऑर्गन्स रह जाते हैं, इन गिवन ऑर्गन्स के बाद जितने रह जाते हैं उनका रिस्क फैक्टर ये है। और उसके बाद ये इन सब का टोटल होल बॉडी का रिस्क फैक्टर क्या कोफिशिएंट ये होगा आपका, और उसका जो वेटेड फैक्टर है उसका ये होगा। The risk estimates given in table 16.2 include an assumption of full expression of the cancer risk and assumption of a population distribution over all ages and both sexes. मैंने बताया है कि इसमें जो टेबल में आपको चीजें दी हुई हैं ये किस किस ऑर्गन में आपको रिस्क हो सकता है कैंसर का, उसको जहन में रखते हुए बनाया। दूसरा, सारे जेंडर्स को, मेल हो फीमेल हो या और उनकी एज जो उनसी मर्जी हो, उन सब चीजों को जहन में रखते हुए ये टेबल बनाया गया। The genetic component includes several genetic effects for the first two generations. अब genetic components include several genetic effects for first two generations. Genetic effects अभी आपको पिछले हेल्थ एंड मेडिकल 1 में बताया था रेडिएशन थेरेपी में कि रेडिएशन काम कैसे करती है। वो क्या करती है कि आपके जो कैंसर सेल्स हैं उनके डीएनए को चेंज करती है, जाके 2 स्ट्रिप ब्रेकेज, ये अगर आपको टर्म याद हो कि डीएनए की 2 स्ट्रिप्स ब्रेक कर देती है सेल की। उसकी 2 स्ट्रिप्स ब्रेक कर देती है वो, मतलब वहां से उस सेल की जो डीएनए है उसी को ही चेंज कर देती है। जब डीएनए चेंज होता है वो सेल खत्म हो जाता है। तो इफेक्टिव सेल के साथ साथ कभी कभी वो हेल्थी सेल का डीएनए भी चेंज कर देते हैं। तो जब हेल्थी सेल का डीएनए चेंज होता है तो उसके इफेक्ट्स आप में शो होते हैं। जैसे आप ये जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिरोशिमा नागासाकी में आपने वहां पर एटॉमिक बॉम्ब गिरे थे, वहां के लोगों में रेडिएशन के इफेक्ट्स आए थे कि आगे उनकी 3-3 4-4 जनरेशन तक जो आगे उनके बच्चे होते थे, किसी के बाजू बगैर बाजू के पैदा होता था, बगैर सर के पैदा होते थे। ये डीएनए चेंजेस आ गए थे इनके अंदर। तो जब हम यहाँ भी इतने सेवर इफेक्ट तो नहीं आते रेडिएशन थेरेपी में क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेटेड है, कंट्रोल्ड है। लेकिन जो थोड़े बहुत हल्के से चेंजेस आते हैं तो वो आगे फर्स्ट टू जनरेशन तक जाते हैं। फर्ज करिए अगर एक बंदे ने रेडिएशन थेरेपी हुई है उसकी, उसमें अगर जेनेटिक चेंजेस आ गए हैं तो आगे उसके बच्चों में आएंगे।
आ सकते हैं, नेक्स्ट आगे उनके बच्चों के बच्चों में भी आ सकते हैं। तो ये जेनेटिक चेंजेस हैं जो आगे फर्स्ट 2 जनरेशन में जा सकते हैं। इन द टोटल रिस्क कोफिशिएंट द सोमैटिक रिस्क इज 1 to 500⁻⁴ per civet, which for radiation protection purpose is rounded off to। अब टोटल रिस्क कोफिशिएंट है वो, उसकी वैल्यू ये है, लेकिन रेडिएशन प्रोटेक्शन में जाने के लिए इसको राउंड अबाउट करके 1/7 तक ले आते हैं, उसकी वैल्यू कम कर लेते हैं। द जेनेटिक कंपोनेंट ऑफ रिस्क इज, अभी ये वैल्यूज दी हुई है कि अगर जेनेटिक चेंजेस तक का जो लिमिट है रिस्क की, उसका कंपोनेंट हमारे पास उसकी वैल्यू ये है। तो इसको ध्यान में रखते हुए रेडिएशन को आप सेट करेंगे, उसकी लिमिट सेट करेंगे कि हमने कितनी लिमिट सेट करनी है रेडिएशन की कि कम से कम हमारे पास ये वाले इफेक्ट्स हैं।